बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कदरमंदो कतुन को खैबर मिडल ईस्ट मिनवालो द गर्द नड़े पुख्तनो रुणो मैंदो ख्वेंदो मशरानो कशरानो ज़ेम स्तासो मलगरे स्तासो हो स्तासो कुर्बा मसूद खान इज़लबैत सुबदरना खिदमत के हाजिरियम परवाना दा दरो दुर्मल संगे तसो द पता दा मिनवालो दा दरो दुर्मल च कुम प्रोग्राम दे के जमून कोशिश दा जे तसो दे para मतलब खना खम मालूमात दर को दे प्रोग्राम के मुंह डॉक्टरान इनवाइट कऊ और डॉक्टरान मुख्तलिफ स्पेशलिटी वाला डॉक्टरान भी देखिए डर्माटोलॉजिस्ट भी मतलब स्किन स्पेशलिस्ट भी देखिए हार्ट स्पेशलिस्ट भी और देखिए मुख्तलिफ स्पेशलिटी सरा ताल्लुक़ लरी नो नन मु प्रोग्राम के तसो दे पारा मु कोशिश करा चे दसी यो नवी मालूमात सरा हाजिर शू और द उम्मीद कहूँ जे दे प्रोग्राम के तसो ढेर मालूमात खरी संगे तसो दा बता मिनावलो हर प्रोग्राम की मु कोशिश कहूँ जे हर यो दे प्रोग्राम की मु डॉक्टर तबला वेर कहूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश मु अमदावी खैबर मिडल ईस्ट चे हर प्रोग्राम के यो डॉक्टर राशि होता सो मालूमात दर की नो नन जमू सरा यो डेर काबिल डॉक्टर मु सरा नास्ते और मु बो इंशाल्लाह इना पुख्तना कहूँ तो सो सरा मालूमात तो सरा वो शेयर कहूँ जमू सरा दे डॉक्टर नुमान शकील डॉक्टर साहब आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मसूद साहब, आपकी तवज्जो से मैं खैबर मिडिल ईस्ट के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मौका प्रोवाइड किया कि इस मालूमाती चैनल पे मुझे मदऊ किया और बहुत अच्छा चैनल है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुमान शकील साहब। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मिनावलो दा जमू डॉक्टर नुमान शकील दे माशाल्लाह दा न्यूरो सर्जन दे और माशाल्लाह डेढ़ टाइम शो दुबई की उसी की यूलस काला टोटल तजुर्बा दे दे वाला और इंशाल्लाह ज़्यादातर दे कुम फील्ड दे दा ज़्यादातर जमू कुम चे दुबई की उसी की का पाकिस्तान की उसी की ज़्यादातर खल को तदा मले मसला भी और ज़्यादातर वर्मेग मसला भी नेक एंड बैक पेन मुझे बरे कि वो डॉक्टर साहब ना खबर रखूँ। डॉक्टर साहब ज़्यादातर हम लोगों ने देखा कि ज़्यादातर जो दुबई में काम करते हैं या पाकिस्तान में उनको ज़्यादातर ये बैक पेन और नेक का बहुत इशू होता है। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, क्या रीज़न क्या है कि हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा है कि बिल्कुल हमारा ये पेन चलता रहता है और बिल्कुल रुकने का नाम नहीं था। फिर वो हमारे जितनी भी पेशेंट है वो कहते हैं कि यार हम रिकवर नहीं हो रहे, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है डॉक्टर साहब? जी बहुत अच्छा सवाल किया कि ये जो बैक पेन है, बैक पेन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कि यंग एज से लेके ओल्ड एज पॉपुलेशन तक सबके अंदर हैं। इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों के अंदर बैक पेन्स बहुत कॉमन है। उसकी वजह बहुत सारी हैं, कोई एक वजह नहीं है, बिकॉज हम अपनी बॉडी को जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं बॉडी उसी लिहाज से रिस्पॉन्ड करती है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर तो हमारी अपनी लाइफ, किस तरह हमने लाइफ गुजारी, हम अपनी लाइफ किस तरह जी रहे हैं, अपनी बॉडी के साथ कैसा एक्टिविटी कर रहे हैं, वो बॉडी उसी लिहाज से रिस्पॉन्ड करती है। तो फर्स्ट थिंग जो मैं आपको कहना चाहूँगा वो है हमारी लाइफ स्टाइल। दूसरी चीज़ है एज। यूनिवर्सल फैक्टर है। विद एजिंग बहुत सारी बॉडी की चेंजेस जो हैं वो आती हैं और वो विद टाइम अपने आप को शो करती हैं। बैक पेन उसमें भी एक चीज़ है, नेक पेन है और ब्रेन की प्रॉब्लम्स भी हैं। तीसरी चीज़ है डाइटरी फैक्टर्स। जो कुछ हम खाते हैं पीते हैं वो एक दो दिन के अंदर उनके असरात नहीं आते, सालों तक हमारी जो डाइटरी प्रैक्टिस है अगर वो अच्छी नहीं है तो उसके असरात बॉडी के तमाम ऑर्गन्स के साथ साथ बैक पे और नेक पे पड़ेंगे और फिर वो रिवील होते हैं, फिर वो जाहिर होते हैं, मतलब वक्त के साथ साथ पेन की सूरत में। ठीक है। चौथी चीज़ है कोई बॉडी की एक्सेसिव यूज़, कुछ मसल्स का हम एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारी जॉब से रिलेटेड है या एक्टिविटी से रिलेटेड है, वो भी आफ्टर सर्टेन टाइम्स हमें ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं उसके असरात जी। और इसके अलावा कुछ चीज़ें जिनियाती तौर पे होती हैं, जेनेटिकली होती हैं, जो हमें बाय बर्थ मिलती हैं, जो बॉडी के अंदर ऑलरेडी चेंजेस होती हैं, तो वो कुछ टाइम के बाद वजूहात बन जाती हैं पेन की। कुछ ट्यूमर्स वगैरह आज होते हैं वो भी बैक पेन की वजूहात होते हैं। तो वजूहात बहुत सारी हैं, लेकिन जो हम कंट्रोल कर सकते हैं हमें उनको फोकस करना है। और वो कंट्रोलेबल प्रॉब्लम्स क्या हैं, जैसे मैंने बताया लाइफ स्टाइल हमारा, और दूसरा हमारी डाइटरी चॉइसेस, जो हम खा पी रहे हैं और हम किस तरह अपनी बॉडी के साथ बिहेव कर रहे हैं। ठीक। डॉक्टर साहब एक दूसरी बात मैंने यहाँ पे नोट की, ज़्यादातर हमारा जितना भी लोग हैं यहाँ पे लाइफ स्टाइल है वो टोटली चेंज है। मतलब वो लोग क्या करते हैं, खाते पीते हैं, मतलब ना वॉक है, मतलब ना चहलकदमी कम है, मतलब जो खाए पिए बिल्कुल लेट जाते हैं। तो इस वजह से ये ज़्यादातर ये बॉडी पे इसका असरअंदाज वो भी ज़्यादा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपने इस वक्त सवाल उठाया है कि हम लोग यहाँ पर जिस तरीके से एक लाइफ का स्ट्रेस हैंडल कर रहे हैं जी। जॉब ऑफ कोर्स एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान में भी, यहाँ पर भी एक स्ट्रेस होता है जॉब का, यहाँ पर भी है बहुत ज़्यादा। उस जॉब के दौरान बहुत से लोग जो हैं वो नेगलेक्ट करते हैं अपनी बॉडी के तमाम किस्म के
ऑर्गन्स को। ओके। ठीक है, हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम पानी वगैरह पे तवज्जो नहीं दे रहे, पानी कम पी रहे हैं, पानी का इस्तेमाल कम है ज़्यादा पानी का लोगों इस्तेमाल कम है। ठीक है, दूसरी चीज़ हम जो खुराक खा रहे हैं वो एक अनहेल्दी किस्म का फूड है जी, जो कि चीपर है लेकिन अनहेल्दी है, जो फ्राइड आइटम्स हैं, ज़्यादा फ्रोज़न और फ्राइड अब। फ्राइड जी, फ्रोजन आइटम्स हैं। जी, ठीक है, हाई सॉल्ट डाइट हैं। ओके, ठीक है, जिसके अंदर नमकियात ज़्यादा है, उनकी वजह से। और डाइट फिक्स डाइट है, डाइट की वैरायटीज़ डिफरेंट हम एक्सप्लोर नहीं करते, मतलब बैलेंस डाइट की तरफ नहीं बैलेंस जाते। ओके, फ्रूट्स का इस्तेमाल कम है, नट्स का इस्तेमाल कम है। ठीक है, तो जो हमारी डाइट है वो एक फिक्स पैटर्न की डाइट है, काफ़ी सालों तक वो चल रही है और अनहेल्दी है, तो बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के अज्जा की कमी हो जाती है। जी, जी, विटामिन डी उसके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्टर है, विटामिन बी हम मिस कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में सॉल्ट एक्स्ट्रा सॉल्ट की वजह से ब्लड प्रेशर के मसाइल हैं। सही है। तो और डॉक्टर साहब एक दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे नोट किया, ज़्यादा दुबई में ज़्यादा लोगों को विटामिन डी का बहुत बड़ा मसला है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ज़्यादातर हम लोग बाहर सन बात लेते नहीं है, मेन रीज़न यही है ना। मेन रीज़न ये है कि सनलाइट यहाँ पे जो 6 मंथ्स और 7 मंथ्स है वो सनी हैं, टेम्परेचर हाई है, इसलिए बाहर सनी एरिया में जाने का मौका नहीं होता, जी। ज़्यादातर इंडोर्स का सारा काम इंडोर्स है। काम। तो इसलिए विटामिन डी की जो इंडिजीनियस प्रोडक्शन है, जो हमारे अंदर बॉडी में खुद ही बन रहा है, जी, वो कम है। और एक्सटर्नल सोर्स से हम विटामिन की जो सोर्सेज हैं वो भी हमारी डाइट के अंदर कम है, तो ओके, इसलिए विटामिन डी की कमी का शिकार तो है। 80% पॉपुलेशन हमारी विटामिन डी की कमी का शिकार है। बिल्कुल। और ज़्यादा विटामिन डी की वजह से बॉडी पेन ज़्यादा होता है, ज़्यादा मैंने देखा है जनरलाइज बॉडी एक्स, यस। बॉडी पेन होता है, और इसके लिए ज़्यादा चहलकदमी में आपको बहुत मुश्किलात होती हैं ज़्यादातर। यस, दूसरा फैक्टर जैसे मैंने बताया कि लाइफ स्टाइल हमारा। जी, ठीक है, बहुत से लोग जो हैं, ठीक है, उनका लेबर क्लास दुबई के अंदर डिफरेंट क्लासेस हैं। आप जी। लेबर क्लास हैं, वो एक्सेसिव फिजिकल वर्क कर रहे हैं। जी, दूसरे हैं एक मिडिल ग्रुप के अंदर जो कि ऑफिस वर्कर्स हैं, ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं। तीसरे एग्जेक्टिव क्लासेस हैं जो कि बिल्कुल डेस्क जॉब कर रहे हैं। करेक्ट। ठीक है, तो जो डेस्क जॉब कर रहे हैं उनकी बॉडी मुसलसल सिटिंग पोजीशन की वजह से अंडर स्ट्रेस है, उनकी नेक के मसल्स, उनकी बैक के मसल्स ग्रेविटी पुल की वजह से Correct, एक कंटिन्यूअस स्ट्रेस में है। ओके, एक तो फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर, ड्यूरिंग द सिटिंग आवर्स हम एबनॉर्मल पोस्चर्स भी एक्वायर कर लेते हैं कि हमारे बॉडी का वेट इम्बैलेंस हो जाता है। करेक्ट। ठीक है, ये पॉइंट की बात है। हम बैठे हुए हैं सिटिंग पोजीशन में बॉडी बैलेंस होनी चाहिए सो दैट ग्रेविटी उसको सारे वेट को ट्रांसमिट करे। लेकिन करेक्ट। अगर हम अनयूजुअली बैठेंगे, एक तरफ वेट ज़्यादा डालेंगे, तो बॉडी के अंदर मसल इम्बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो मसल एग्जॉस्ट हो जाएंगे, जिसका इफेक्ट इन दी एंड जॉइंट्स से स्मॉल जॉइंट्स पे पड़ेगा। जी, और वो जॉइंट्स जब मूव करते हैं तो फिर हमें कई सालों में इन हरकत को एक्वायर करने की वजह से कई सालों बाद हमें पेन शुरू हो जाते हैं। उस वक्त तक बॉडी में चेंजेस आ चुकी होती हैं, तो फिर उनको कंट्रोल करने के लिए लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी है हमें। बिल्कुल। तो लाइफ में अपनी मसल्स को, अपनी बॉडी को इस तरह यूज़ करें कि वो बैलेंस रहें। बैलेंस है। और ज़्यादा डॉक्टर साहब एक दूसरी चीज़ मैंने देखी है कि लोग यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे अब बिजनेस करते हैं, जॉब्स वगैरह पे मतलब वो ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि वो ज़्यादा ये स्पोर्ट्स से थोड़ा दूर है। मतलब अगर थोड़ा सा अगर वो स्पोर्ट्स में अपने आप को मतलब एडजस्ट कर लें तो शायद ये थोड़ा उनके लिए फ़ायदा होगा। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत फ़ायदा होगा ज़रूर। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हम एक नॉर्मल मामूलात ज़िंदगी चलाते रहते हैं, घर संभाल रहे हैं जो लोग, अपने जो बिजनेस पर्सन हैं, जॉब और घर और थोड़ी बहुत आउटिंग, उसके अंदर भी फिजिकल एक्टिविटी इतनी नहीं है। नहीं है। तो एक फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम मुकर्रर कीजिए, थोड़ा जो अपनी बॉडी को एक्टिविटी प्रोवाइड करें, ताकि आपकी बॉडी के मसल्स जो हैं उनमें जो वेयर एंड टेयर है वो कंट्रोल हो, प्लस हार्ट के जो सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, वो थोड़ा ओवर एक्टिव हो और मसल्स को ब्लड सप्लाई मिले ताकि उनकी स्ट्रेंथ दोबारा डेवलप हो। रेगुलर वॉकिंग एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि अगर आप टाइम निकाल सकें तो रेगुलर 30 मिनट्स वॉक, ब्रिस्क वॉक करें 5 टाइम्स अ वीक। और डॉक्टर साहब ज़्यादातर मैंने देखा है कि वॉक जो इम्पोर्टेंट है, 30 मिनट वॉक, वो सबसे बेहतरीन है। मतलब अगर कोई अगर चाहता है कि यार मैं अगर गेम में या स्पोर्ट्स में एक्टिविटी मेरी नहीं है तो नॉर्मल अगर वो चहलकदमी भी करे तो 30 मिनट इज़ एनफ फॉर हिम, मैं तो कहता हूँ। ये वॉकिंग बहुत सिंपल है। इसके लिए यंग एज, मिडिल एज, ओवर एज, कोई पेशेंट हाइपरटेंसिव है, किसी को जॉइंट प्रॉब्लम है, वो सब लोग ये काम कर सकते हैं। करेक्ट। जो अफोर्ड नहीं भी कर सकते जिम को, वो भी एक कम से कम एक वॉक तो नॉर्मल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी लोग दूसरे, उनको ये चाहिए कि अपनी स्टेटस के लिहाज से, जितनी उनका कैपेबिलिटी है उस लिहाज से अपनी बॉडी को थोड़ा बहुत बूस्ट प्रोवाइड करें। जिम ज्वाइन कर सकते हैं, या रेगुलर कोई क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, या रेगुलर कोई फ्रेंड गैदरिंग जो कि जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ हों।
करेक्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक दूसरा क्वेश्चन, ज़्यादातर हमारे दुबई में जो भी यहाँ पे मुकीम है उनको एक ही सबसे बड़ा जो इशू है वो हमेशा नेक का है। मुझे ये इस बारे में आप थोड़ा वजाहत कर दें, क्या रीज़न क्या है? या तो उनकी स्लीपिंग जो पोजीशन है वो रॉन्ग है, या तो उनका और ही एक रीज़न हो सकता है, जैसे आपने कहा कि बैठे बैठे उनका वो जो बॉडी है वो अनबैलेंस हो जाती है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सस्टेन एक्टिविटी, सस्टेन प्रेशर, जो मुसलसल प्रेशर पड़ रहा है नेक पे जी। ड्यूरिंग द जॉब, जो डेस्क जॉब जो लोग करते हैं मुसलसल इस पोस्चर के अंदर, कंप्यूटर जॉब और नॉर्मल ऑफिस ड्राइविंग दौरान, ड्राइविंग भी लॉन्ग प्रोलॉन्ग ड्राइविंग्स हैं, करेक्ट तो उसमें शोल्डर हैंग कर रहे हैं, सारे मसल्स जो हैं अंडर पुलिंग इफेक्ट है। करेक्ट। बिकॉज ऑफ दिस स्पाइंस के ऊपर उनके लोड है मुसलसल, और वो फॉर ईयर्स चेंजेस क्रिएट करता है डिस्क के अंदर भी। तो ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स इस मसल की कंटिन्यूस पुल को उसको ब्रेक किया जा सकता है। रेगुलर ऐसे एक्सरसाइज कर सकते हैं कि आप अपने मसल्स को स्टिफ करें देन रिलैक्स करें। करेक्ट। स्टिफ, होल्ड फॉर 5, काउंट 5 एंड देन रिलैक्स। ठीक है। आफ्टर एवरी 2 आवर्स अगर ये 5 मिनट तक आप करते हैं तो आप मसल्स को उसके स्पाज्म को ब्रेक कर रहे हैं। इसकी वजह से उनके अंदर ब्लड फ्लो इंप्रूव करेगा और उनके अंदर वेयर एंड टेयर कम हो जाता है। और ओवर द ईयर्स, ये 1-2 दिन का काम तो नहीं है, ओवर द ईयर्स इसका इफेक्ट रहता है। एक चीज़। दूसरा चीज़, कंटिन्यूसली बहुत से लोग गैजेट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, उनका एक पोस्चर इस तरह का रहता है, तो इस कंटिन्यूस पोस्चर की वजह से भी मसल्स कंटिन्यूसली लोड में है, आपका सारा वेट इम्बैलेंसली नेक के ऊपर मौजूद है। गेमर्स जो हमारी यंग जनरेशन है, जो गेमिंग कंसोल्स वगैरह पे बैठे होते हैं और वो मुसलसल गेम्स में इस पोजीशन में मौजूद होते हैं, तो वो भी मुसलसल कंटिन्यूसली प्रेशर डाल रहे हैं अपने इस पोस्चर के दौरान। नुमान भाई, एक दूसरी बहुत ही अच्छा आपने ये टॉपिक अभी किया। ज़्यादातर हमारे जितने भी यंगस्टर है ये मोबाइल बिल्कुल करीब से यूज़ करते हैं और उनकी जो पोजीशन है बिल्कुल मतलब वो रोटेट नहीं कर रहे अपने मतलब नेक को। तो ज़्यादातर मैंने देखा कि उनको भी ये नेक प्रॉब्लम इसी वजह से हो रही है। ओवर द ईयर्स, चूँकि वो यंग हैं, उनकी बॉडी के अंदर कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा है सस्टेन करने की फॉर लॉन्गर ईयर्स, लेकिन चेंजेस इन पोस्चर्स की वजह से आती हैं जो कि बाद में आफ्टर मैनी ईयर्स उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। करेक्ट। नेक पेन और बैक पेन की। इसका सिंपल सा उसूल है, ठीक है, यू डू योर जॉब, आप जो काम कर रहे हैं काम करें, और उसके बाद मसल्स की स्पाज्म को ब्रेक करने के लिए थोड़ी देर के लिए अपने जॉब से दूर होकर थोड़ा सा वॉक करें, बॉडी के मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें और एक्टिव लाइफ स्टाइल शामिल करें। हमारे यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं, वी पुश द बटन, वी टेक द एलिवेटर लिया, जॉब पर चले गए। करेक्ट। नोबडी कोई स्टेयर्स यूज़ नहीं करते, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए भी नहीं यूज़ करते, तो वी आर नॉट यूजिंग आवर बॉडी मच। यहाँ तक डॉक्टर साहब मैंने एक दूसरी चीज़ नोट की है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई काम के लिए नज़दीकी जाना हो तो हम लोग क्या करते हैं कि यार चलो गाड़ी स्टार्ट करके हम लोग गाड़ी पे चले जाते हैं। तो मतलब जो वाक आप डिलीवरी सर्विस है अभी, तो मैं तो कहता हूँ कि ज़्यादातर ये हमारी बॉडी पे ये ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है कि क्योंकि हम लोग मूवमेंट नहीं कर रहे, वॉक नहीं कर रहे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइफ स्टाइल। जिस तरीके से हम लाइफ स्टाइल गुजार रहे हैं उसके इफ़ेक्ट्स हमारे ऊपर पड़ रहे हैं, सिर्फ बैक पेन नेक पेन के लिए नहीं जी, हार्ट की प्रॉब्लम उसकी वजह से पैदा हो रही हैं, डाइटरी फैक्टर और सेडेंट्री लाइफ स्टाइल की वजह से डायबिटीज़ का डायबिटीज़ मेन है। मैं तो कहता हूँ कि दुबई में 75% 60% सबको डायबिटीज़ है, ज़्यादा डायबिटीज़ हो रही है। आफ्टर 40 और 45 ईयर्स अब मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन डायबिटिक होती जा रही है। ये रीज़न हाइपरटेंसिव डॉक्टर साहब, क्या सॉरी टू इंटरप्ट यू, इसके बारे में क्या कहना चाहते, क्या रीज़न क्या हमारी वो लाइफस्टाइल, हमारी वो खुराक, मतलब वो मतलब काबिल नहीं है जिस तरह हम लोग को मतलब इससे बच सके ये डायबिटिक? यही सारे फैक्टर्स हैं जो कि अभी हमने डिस्कस किए कि एक तो हमारी डाइट जो कि बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस है, हमारा लाइफ स्टाइल कि हम बहुत ज़्यादा आसान पसंद ज़िंदगी अगर गुजार रहे हैं तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स आफ्टर 35-40 ईयर्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं। ओबिसिटी की सूरत में वेट गेन हो गया, वेट का, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, बॉडी मसल्स पेन, और ऑर्गन प्रॉब्लम भी ज़्यादा होती रहती है। ऑर्गन जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो भी काम फिर ऐसा ऐसा काम करना छोड़ देते हैं जी। किडनी उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि किडनी बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है, ठीक है, लो वाटर इनटेक की वजह से। करेक्ट। डॉक्टर साहब बात को इंशाल्लाह जारी रखेंगे। मीना वालों प्रोग्राम के शो अड़ू के शान दमे टाइम दमे नबाद रजू इंशाल्लाह तो सरा गपशप लगाओ जी। वेलकम बैक यूज अलवैत सदखल प्रोग्राम के हर कलेवायु प्रोग्राम नूम दे दारू दुर्मल संगे प्रोग्राम नू ना तो पता था जे दे प्रोग्राम के मुंह कोशिश कहूँ जे डॉक्टरानों तक बलाना वेर कहूँ और माशाल्लाह नम जमू सारे से डॉक्टर अगला जे माशाल्लाह डेर काबिल डॉक्टर और न्यूरो सर्जन दे माशाल्लाह
डॉक्टर नुमान शकील पाकिस्तान कराची से ताल्लुक दे और माशाल्लाह डॉक्टर साहब तरह मुडीर खस्ते खबर रवान दी। डॉक्टर साहब इससे पहले ब्रेक से पहले हम लोगों ने बात की कि ज़्यादातर दुबई में 60 to 70% लोगों को डायबिटीज़ है, मतलब जिसको हम आम ज़बान में शुगर कहते हैं, और हाइपरटेंशन जिसको ब्लड प्रेशर का, ये बहुत इशू है। रीज़न आपने बताया भी था कि इसमें ज़्यादातर हमारे लोगों का लाइफ स्टाइल है, और एक दूसरी ज़्यादा मुझे किसने कहा कि ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से भी ये होता है। लाइफ का जो स्ट्रेस है उसको कैसे हम हैंडल करते हैं, ये हर एक शख्स का इंडिविजुअल रिएक्शन है। करेक्ट। स्ट्रेसेस सबके ऊपर होते हैं, चाहे वो एक एग्जेक्टिव क्लास है या मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है, हर एक को अपने अपने लिहाज से लाइफ के स्ट्रेसेस हैं। उनको टैकल कैसे करना है, तो कुछ लोग लाइफ के स्ट्रेसेस के अंदर भूल जाते हैं कि उनकी बॉडी की डिमांड क्या है। अपने काम में लगे हुए हैं, एक जैसे बिजनेस पर्सन है जो बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहा है, वो बिजनेस में ज़्यादा टाइम दे रहा है, उसे टाइम पे खाना, टाइम पे पीना, क्या खा रहे हैं हम ये भी भूल जाते हैं। उनको कुछ पता नहीं है। उन्होंने जंक मील खानी है सिर्फ वक्ती तौर पे अपनी भूख मिटाने के लिए। करेक्ट। पानी का इस्तेमाल कितना कर रहे हैं, ठीक है, बैलेंस डाइट है या नहीं है, वाइटामिन हमारी बॉडी डाइट में शामिल है या नहीं, ऑन टॉप ऑफ इट बॉडी को हम किस तरह यूज़ कर रहे हैं। करेक्ट। ठीक है, एक कंटिन्यूअस पोस्चर के अंदर मुसलसल बॉडी का रहना, जो लोग लॉन्ग ड्राइव करते हैं, जो लोग मुसलसल बैठे हुए हैं, तो ओवर द ईयर्स इसका इफेक्ट पड़ता है। फिर इन स्ट्रेसेस की वजह से हम एक्टिव लाइफस्टाइल से दूर हो जाते हैं। जब एक्टिव लाइफस्टाइल से दूर हो गए तो उसके मल्टीपल दूसरे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। हमारा हार्ट है, हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है, कार्डियोवास्कुलर, उसकी एक्सरसाइज नहीं होती, उसकी प्रैक्टिस नहीं होती, तो उसकी वजह से बॉडी के तमाम ऑर्गन्स तक कम खून पहुंच रहा है और सब ऑर्गन्स स्लोली डैमेजेस का शिकार है। करेक्ट। ठीक है, ये पॉइंट की बात है। इसके बाद ओबेसिटी शुरू हो जाती है सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से। तो स्ट्रेसेस को हैंडल कैसे करना है, ठीक है, लाइफ का स्ट्रेस है सबके ऊपर, लेकिन अपार्ट फ्रॉम स्ट्रेस अपनी बॉडी को थोड़ा बहुत एक्टिव और अच्छा ट्रीट करने के लिए डाइट की चॉइसेस थोड़ी इम्प्रूव करनी पड़ती हैं हमें। करेक्ट। एक जैसा खाना, जंक मील या हाई फास्ट फूड वगैरह हो गया, फास्ट फूड और ये चीज़ें खाना और मुसलसल इन्हीं चीज़ों पर रहना, ये इन द लॉन्ग रन बॉडी के अंदर बहुत डैमेजेस क्रिएट करता है। जो डायबिटीज़ आपने बोला कि हमारी डाइट के अंदर हाई कार्ब बहुत ज़्यादा शामिल है, शुगर वाली अज्जा, हाई कार्ब मील, तो वो इनवाइट करते हैं, जैसे सोडा वाटर बेवरेजेस हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, ये ज़्यादा इफेक्ट करती हैं बॉडी पे। ये एकदम से शुगर लेवल को बॉडी को जाके एलिवेट करने की कोशिश करती हैं और उसको कंट्रोल करने के लिए बॉडी को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, इंसुलिन एकदम से सर्ज करना पड़ता है। सही। ओवर द ईयर यही प्रैक्टिस रहे तो फिर बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है, फिर डायबिटीज़ शुरू हो जाती है उनको, डायबिटीज़ शुरू हो जाती है, तो हाइपरटेंशन, देन डायबिटीज़ इनवाइट्स हाइपरटेंशन, ऑल्सो स्ट्रेस एंड डायबिटीज़ टुगेदर वो हाइपरटेंशन को भी इनवाइट कर दिया। तो बॉडी एक घर बन जाती है मुख्तलिफ बीमारियों का। डॉक्टर साहब, एक दूसरी बात मैंने यहाँ पे एक नोट किया, ज़्यादातर हमारा जो यंग तबका है, यंग जनरेशन है, उनको ये डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा मतलब उन पे ये ज़्यादा अटैक करती है। उसका भी रीज़न ये हो सकता है कि ज़्यादा स्ट्रेस या उनका लाइफस्टाइल टोटली चेंज है उनका। जो यंग जनरेशन है हमारी, उनके अंदर हमने उनको जिस तरह का ईजी मील प्रोवाइड किया है, बीइंग पेरेंट्स, मैं एक बात मैसेज देना चाहूँगा पेरेंट्स को जो यूएई के अंदर हैं, हम अपने बच्चों को अपनी ईज़ के लिए, अपनी आसानी के लिए ऐसी डाइट प्रोवाइड कर रहे हैं जो उनको वक्ती तौर पे अच्छी लगती है और वो उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं, जो कि जंक मील है। करेक्ट। सोडा वाटर ड्रिंक्स हैं और जितने भी फ्राइड आइटम्स हैं और ये जो जंक मील्स हैं, जंक मील्स जितनी, ठीक है, करेक्ट, बहुत ईजी है हासिल करना, बच्चे भी सेटिस्फाई, बच्चे भी हैप्पी, हम भी हैप्पी, हमारा डाइट को अच्छे तरीके से तैयार करने का जो एक हेडेक है वो ख़त्म। करेक्ट। और डॉक्टर साहब, एक दूसरी चीज़ है, पेरेंट्स क्या करते हैं, नूडल्स वगैरह, मतलब मिक्रोनी वगैरह ये रेडी करके चलो जी बस बच्चों को दे दो, हैप्पी हो गए, बच्चे भी हैप्पी हो जाएंगे जी, हमारा भी सर दर्द खत्म, हमें नहीं बनाना पड़ेगा। बच्चों को हम वेजिटेबल्स की तरफ लेके नहीं आ रहे हैं, करेक्ट, फ्रूट्स की तरफ हम लेके नहीं आ रहे हैं, बच्चों ने फिर बाद में खुद ही उनके पास नहीं आना। तो ओवर द ईयर्स 10 ईयर्स 20 ईयर्स आप देखते हैं कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है, यंग बच्चे हैं, चबी चीक्स, थोड़े से ओबेसिटी उनके अंदर डेवलप हो रही है। करेक्ट। ठीक है, अब ओबेसिटी और ये लाइफ स्टाइल कंटिन्यू अगर रहेगा तो बाद में फिर ऑफकोर्स फिर डायबिटीज़ भी होगी फिर उनको। बिल्कुल, ठीक है, और फिजिकल एक्टिविटी प्रॉब्लम भी उनको होंगी फिर। करेक्ट।
तो ये पेरेंट्स के लिए एक सोचने का मुकाम है। सही है। डॉक्टर साहब आप चाय पी लें, चाय बहुत ही और बहुत मज़े की शुक्रिया, ये चाय तो नीड ऑफ टाइम यू नो। खैबर I was मिडिल ईस्ट really- की स्पेशल चाय है और बहुत ही प्यार और मोहब्बत से बनाई गई है, तो आप ये मुझे चाय सब कर लें। ज़रूरत पड़ रही थी, thank you। मैं अपने व्यूवर से कह दूँगा कि जी मैंने वालों संग दस पता डॉक्टर साहब डेरी खस्ती खबर कवल चेहरा ज़्यादा दुबई के ज़्यादा कुमचे ददी उसीगी का पाकिस्तान की उसीगी ज़्यादा कुमचे खालक दी या कासान यो डायबिटीज़ शुगर और ब्लड प्रेशर डिर ज़्यादा की ददी दा वजह दा दे चे जमूंग लाइफ स्टाइल सही न दे संगी डॉक्टर साहब दा खबर वगड़ा चे जमूंग कुम चे पेरेंट्स दी वालिदैन दी मोर प्लार दी आप पहला दा कोशिश कई चेहरा बच्चे जी शौक वाड़ी नो ये तो बस फास्ट फूड वर तवीर की या मकरूनी या मतलब नूडल्स दा वर तवीर की और जानवर नखलास की दस बिल्कुल पकार ना दे और संगे डॉक्टर साहब दा खबर वगड़ा जी आने वाले 8-10 साल बाद दा वो बॉडी फैक्टर ढेर नुकसान दे और बस हमदा खबर अब मौजू कम जी कोशिश कोई जी खपल लाइफ स्टाइल लग बदल गई और कोशिश कवी चे ज़्यादातर एक्सरसाइज कवी खुराक कम का खुराक जो न दाने जो खुराक कम कवी जो हम चेहरा वेजिटेबल ज़्यादा इस्तेमाल कवी सब्ज़ियाँ ज़्यादा इस्तेमाल कवी वीरे जिनन सब सोर सुमरा सिंपल खुराक दे उम्र तसो दा वो पैदा भी तसो जवंद बो सा खस्ताई और सर और तसो वो इंशाल्लाह जवंद के वो जो हम कल वो बीमारी गई ना डॉक्टर साहब मैंने तो अपने व्यूवर्स को बता दिया एक मैसेज करके कि जितना भी हो अपना लाइफ स्टाइल मतलब चेंज करे, ख़ासकर जो हमारा जो खाने पीने का जो लाइफ स्टाइल है हमारा मेन चीज़ हमारा यही इशू है। बज़ाहिर वो एक टेस्टी तो आपको नज़र आता है लेकिन उसके बज़ाहिर जो नुकसानात हैं वो लेटर जैसे आपने कहा कि 8-10 साल बाद उसके नुकसानात भी सामने आना शुरू हो जाते हैं। जी, बहुत इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को मद्देनज़र रखना हमेशा कि हम क्या खा पी रहे हैं और हम किस तरह जी रहे हैं, हम अपनी बॉडी को कैसे यूज़ कर रहे हैं। जी तो अगर आप अपनी बॉडी को मिसबिहेव करेंगे उसके साथ, तो कई सालों के बाद फिर उसके असरात नज़र आएंगे आपको। ठीक है। तो मतलब डॉक्टर साहब आपके कहने का मतलब ये है कि जितनी भी हमारे दुबई में जो मुकीम है या जो भी हमें अभी वाच कर रहे हैं देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान में ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उनके लिए हमारा यही मशवरा है कि अपनी जो बैलेंस है मतलब डाइट है अपनी खुराक उस पर तवज्जो दें और ज़्यादातर वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें अगर आप कहें तो। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स और जो एक चीज़ हम नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए दुबई में, जी पानी का इस्तेमाल। पानी का जो हमारी एग्जेक्टिव क्लास है जो कि मुसलसल एसी में है, करेक्ट उनको प्यास महसूस नहीं होती। उनको अपने आप को खुद रिमाइंड कराना चाहिए कि एवरी 3 आवर्स उन्हें 1 गिलास पानी पीना चाहिए, करेक्ट। इवन अर्लियर। अपने आप को कॉन्शियसली रिमाइंड करवाएं। डॉक्टर साहब एक दूसरी बात मतलब अर्ली मॉर्निंग हम लोग एम्प्टी स्टमक पानी पी सकते हैं, इसका कुछ बेनिफिट है? ज़्यादातर मैंने सुना है लोग कहते हैं कि इट्स नॉट गुड फॉर द हेल्थ, मतलब ठीक नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे आप एक इसके ओल्डन बारे प्रैक्टिस है जो कि कुछ लोगों में बहुत पॉपुलर है कि जनाब सुबह उठ के बहुत ज़्यादा पानी पीने तो बॉडी वॉश आउट हो जाती है। में? अच्छा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल एक शॉर्ट टाइम के अंदर किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं है। ठीक है। सुबह उठ के ठीक है आप 6 आवर्स स्लीप ली है आपकी बॉडी 6 आवर्स में, या कुछ लोग 7 या 5 आवर्स तक पानी से दूर हैं, डेप्राइव हैं। ऑफ कोर्स पानी की ज़रूरत तो है, करेक्ट। ठीक है, लेकिन आप उठें तो ज़रूरी नहीं है कि आपने 3 गिलास पानी पीना है या 4 गिलास पीना है, क्योंकि एकदम से ओवरलोड बॉडी को किसी भी चीज़ से कर दिया जाए तो वो नुकसानदेह हो सकता है। आप 1 गिलास पानी पी लीजिए, ठीक है, उसके बाद अपनी नॉर्मल एक्टिविटी शुरू करें। वेकअप होने के बाद जो होते हैं तैयार होते हैं, फिर आफ्टर 1 आवर 1 गिलास पानी और पी लीजिए। करेक्ट। लेकिन बहुत ज़्यादा पानी पीने से एकदम से ये होता है कि बॉडी के अंदर ज़्यादा पानी जाएगा तो बॉडी के अंदर जब वो सर्कुलेशन में शामिल होगा खून में, तो खून में नमकियात का रेशो जो है वो डाउन कर देता है। अच्छा करेक्ट। ठीक है, तो ये बहुत से केसेस के अंदर जो ओल्ड पेशेंट हैं, जो बीमार हैं ऑलरेडी, जिनका ऑलरेडी हार्ट का प्रॉब्लम्स हैं, करेक्ट, उनके लिए ये चीज़ ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। यंग जनरेशन में तो शायद उसका कुछ इफेक्ट ना हो। बिल्कुल। यंग जनरेशन तो मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर साहब वो पानी ज़्यादा पीते हैं, क्योंकि मैंने आप भी देखा यंग ही हैं, यंग का मतलब लाइक जी करेक्ट। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात की। यंग ऑलरेडी आप Yes. तो मैं ये कहता हूँ बजाते खुद मैं खुद मतलब पर डे 10 गिलास टू 8 गिलास मैं कंटिन्यू ड्रिंक मतलब पानी पीता पर डे विद रेगुलर गैप्स। गैप्स। हाँ ठीक है, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए जी कंटिन्यूसली। और बाकी एक्टिव लाइफस्टाइल, डाइटरी फैक्टर्स। और डॉक्टर साहब एक दूसरी बहुत चीज़ हमारे माशरे में बहुत कॉमन है, ज़्यादातर मैंने ये देखा कि फीमेल्स को ये प्रेगनेंसी के दौरान बैक पेन ये बहुत कॉमन है, तो इसके बारे में आप क्या इसके साथ कैसे डील करनी चाहिए, हाउ टू डील इट? मतलब फीमेल्स के अंदर बैक पेन की मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक तो उनकी जो लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं घर के अंदर, जी जो घर के काम और वगैरह करने होते हैं, तो उनमें अगर
उनको वज़न उठाने की ज़रूरत पड़ती है, आगे झुक कर वज़न उठाना, ये कमर के मोहरों पर एक्स्ट्रा लोड डालता है। ओके। ठीक है, उसको उठाने का तरीका ये हो सकता है कि पहले बंदा पूरा बैठ जाए और फिर उसको पकड़ें और फिर सीधे खड़े हों, ताकि सीधा खड़ा हो बैक जाए। आपकी स्ट्रेट रहे। करेक्ट। अगर आगे झुकते हैं तो उससे पूरा एक्स्ट्रा लोड आपकी अपर बॉडी का वो एक बैक के ऊपर एंगल पर पड़ रहा है और वहाँ पे जो डिस्क हैं वो अंडर प्रेशर हैं। तो ओके। ऐसा अगर फॉर लॉन्ग ईयर्स चलता रहे, इसके अलावा फ्लोर्स की क्लीनिंग करना, सफाई करना, आगे झुके हुए पोस्चर में, Correct, तो ये चीज़ें बैक के ऊपर मुतासिर करती हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, ख़वातीन को प्रेगनेंसी से गुजरना पड़ता है। ओके। प्रेगनेंसी के दौरान एक्स्ट्रा बॉडी में एक्स्ट्रा वेट है, एक्स्ट्रा लोड है और एक्स्ट्रा प्रेशर्स हैं, तो ओके। उसकी वजह से भी बैक पेन होता है। तीसरा ये है कि फीमेल्स के अंदर ड्यूरिंग डिलीवरी हो सकता है कि किसी को स्पाइनल इंजेक्शन लगा हो। ओके। ठीक है, और अगर किसी को बैक पेन है लेकिन सिर्फ बैक के अंदर ये वो टांगों के अंदर नहीं जा रहा और उसमें सुन होने की कैफियत नहीं है, ओके। तो वो फिर लोकलाइज मस्कुलोस्केलेटल पेन है, वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाएगा। बैक पेन के पेशेंट को ये कंसिडर रखना चाहिए, ये बात दिमाग में रखनी चाहिए कि अगर उसका कमर का दर्द टांगों की तरफ भी जाने लगा है और टांगों में एक सुन्न होने की कैफियत आ रही है और ऐसा लगता है कि चलना फिरना भी उसका मुश्किल है, अगर चलते हैं तो उनको टांगों में सनसनाहट होने लगती है। और एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है बैक पेन के मरीज़ के लिए, वो ये है कि जो हमारा पेशाब का कंट्रोल है, सिस्टम है, वो भी हमारी कमर की मोहरों से आसाब के निकलने से कंट्रोल होगा। करेक्ट। हाँ। कोई शख्स अगर बैक पेन का मरीज़ है और उसको दर्द भी है, सनसनाहट भी है, अगर उसको ऐसा लगे कि पेशाब का कंट्रोल उसका लॉस हो रहा है या किसी भी वक्त उसको लगे कि पेशाब निकल गई है और पता नहीं चला, ये एक बहुत वार्निंग रेड फ्लैग है, डेंजर साइन है। उसे फ़ौरन चाहिए कि वो इमरजेंसी में न्यूरोसर्जिकल सेंटर पहुंच जाएं, ताकि उनका फ़ौरन एमआरआई किया जाए और देखा जाए कि डिस्क कहीं बहुत ज़्यादा वहाँ पर रप्चर होकर प्रोलैप्स करके आसाब को प्रेस तो मतलब वो रैप्चर मतलब फट जाती है, वो जगह फट जाती है, और रीजन वो ये। आसाब को प्रेस तो नहीं कर रहे, क्योंकि उसको बहुत जल्दी ट्रीट करना ज़रूरी है। तो ये जो वार्निंग साइंस है, रेड फ्लैग्स हैं कि जो के पेशाब का कंट्रोल मिस कर जाना, पेशाब की जगह सुन्न हो जाना और टांग में किसी हिस्से में ताकत का एकदम से कम हो जाना, फ़ौरन न्यूरोसर्जिकल सेंटर से रब्ता कायम किया जाए, ताकि इसको टाइमली कंट्रोल कर लेंगे तो इसकी रिकवरी बहुत अच्छी होगी। और डॉक्टर साहब एक दूसरी बात, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी फीमेल कोई चीज़ मतलब कोई वेट उठाना चाहिए, तो जैसा आपने कहा कि बिल्कुल आपने बिल्कुल स्ट्रेट आपने खड़ा होके आपने बिल्कुल उठाना है, उसने बैठ के उठाना है, ताकि हम जो लोड पड़ेगा वो आपकी रानों के मसल्स पे और पड़ेगा। आपकी बैक के मसल्स सिर्फ बैक को होल्ड करेंगे। अगर आगे झुक के आप उठाते हैं तो आप ज़्यादा लोड बैक के मसल्स पे डाल रहे हैं, जो कि ओवर द ईयर्स बहुत डेंजरस हो सकता है और होता है बैक के मरीज़ों के लिए। ठीक है। तो फीमेल्स के अंदर पोस्चर, जो जैसे मैंने बताया कि प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी में बैक प्रेशर रहता है पेल्विक प्लेक्सस पे, तो वो पोस्चर चेंजेस की वजह से कंट्रोल में रहता है। लेकिन किसी को भी अगर डेंजर साइन हो तो फिर उनको एमआरआई ज़रूर करवाना पड़ता है। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी तो हमने काफ़ी बात कर ली है ज़्यादातर ये पेन के बारे में, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादातर ये जितनी भी जिनको ये इश्यूज़ है, नेक इशू, गर्दन का इशू, तो इनको ज़्यादा सर्जरी की भी ज़रूरत है, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है कि सर्जरी में क्या ऐसी मोहरें होती हैं, क्या रीज़न होता है कि वो फिर सर्जरी उसकी लाजिम हो जाती है? यस, नेक पेन्स वो पेन जिनके अंदर आसाब डिस्क की वजह से प्रेशर में हैं और इन मरीज़ों को हाथों में सनसनाहट होने लगती है। ओके। पूरे हाथ में नहीं, हाथ के किसी एक स्मॉल एरिया में, बाहर वाले हिस्से में या अंदर वाले हिस्से में सनसनाहट हो रही है और उनकी ग्रिप एक्टिविटी नॉर्मल नहीं है। उन्हें पता लगता है कि थोड़ा बहुत काम करने से उनकी ग्रिप वीक हो रही है और पेन है उनको, तो फिर इसका मतलब ये है कि नेक की जो डिस्क है वो आसाब के ऊपर प्रेशर इतना डाल रही है जिसकी वजह से वो आसाब अंडर लोड है, प्रेशर है। एमआरआई के अंदर ये चीज़ अगर साबित हो जाती है कि वही आसाब मुतासिर हैं जो मरीज़ के अंदर अलामात की वजूहात हैं, तो फिर उसके अंदर कितनी ज़्यादा तकलीफ़ है मरीज़ को, उसकी तकलीफ़ की बेस पर फिर उसको हम सर्जरी एडवाइस कर सकते हैं। तमाम केसेस ऑपरेशन वाले नहीं होते, लेकिन जिन मरीज़ों में तकलीफ़ लंबी चलती रहे और उनको काम करना मुश्किल हो और उनकी एमआरआई के ऊपर फाइंडिंग्स भी नज़र आती हैं, तो फिर उनकी नेक की सर्जरी लाजिम हो जाती है। और डॉक्टर साहब एक दूसरी बात, अगर सर्जरी के अलावा अगर आप लोग ज़्यादा रिकमेंड मेडिसिन को करते हैं कि मेडिसिन आप यूज़ करके तो उससे थोड़ा पेन जो है रिलीफ हो जाता है, तो ये भी सही है? फिर ये भी दुरुस्त है। देखें, हम सर्जन हैं, हमारा काम ही ऑपरेशन करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो भी मरीज़ हमारे पास आए हम उसको ऑपरेट कर दें। करेक्ट। हमारा कोशिश ये होती है कि 90% पेशेंट हमारा बगैर किसी सर्जरी के ठीक हो। और जैसे मैंने एग्जांपल्स दी कि हम उसको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस बताते हैं कि किस तरीके से आप अपनी बॉडी को मॉडिफाई करें, लोड को डिस्ट्रीब्यूट करें इक्वली और चेंज करें उनके ऊपर लोड को, और फिज़िकल एक्टिविटीज़ अपनी चेंज करें।
मेडिसिन से हम हेल्प लेते हैं फॉर द टाइम बिंग, पेन मेडिसिन और जो मेडिसिन मसल्स को रिलैक्स करें रिलैक्स उनसे, करते हैं। इससे पेशेंट इंप्रूव होते हैं। 90% पेशेंट इंप्रूव हो जाते हैं। अच्छा, अभी तक हो चुके हैं जितने मतलब? बैक पेन के पेशेंट हैं, नेक पेन के पेशेंट हैं, उनमें 90% को सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। होती। वो ये मेजर से जो मैंने आपको बताया उनसे कंट्रोल हो जाते हैं। 10% पेशेंट ऐसे हैं जिनको ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ जाती है। ओके। ठीक है, तो वो पेशेंट सर्जरी को जो इंडिकेटेड होते हैं, जिनमें सर्जरी ज़रूरी है करना, उनमें सर्जरी बहुत अच्छे रिजल्ट रखती है और पेशेंट बिल्कुल ठीक रहते हैं। और डॉक्टर साहब, एक दूसरी चीज़ मैंने नोट किया कि ज़्यादातर जिन्होंने भी ये बैक पेन का ऑपरेशन किया, मतलब सर्जरी किया, तो बाद है उसके बाद या तो वो 50% वो लोग या तो चल पाते हैं, या तो फिर उनके अंदर और भी पेचीदगियाँ आना शुरू हो जाती हैं। ये बात हकीकत है? इस बात क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? 50% तो बहुत ज़्यादा बड़ी फिगर है। जी। इतना हायर रेट नहीं है बैक पेन का जिनको हम ऑपरेट करते हैं और वो फिर बाद में मुसलसल तकलीफ का शिकार ही रहें। जी। 20% पेशेंट, लेस देन 20% पेशेंट में ऐसा होता है और 80% बहुत ठीक हो जाते हैं। ठीक हो जाते हैं। क्योंकि अब जो फैसिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा अवेलेबल हैं एज़ कम्पेयर कि हम 15 साल पुरानी बात करें अगर। करेक्ट। अब MRI बहुत आसानी से अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी अभी आ गई है बहुत ज़्यादा। सर्जिकल फील्ड में इम्प्रूवमेंट ज़्यादा हैं और अब हम माइक्रो सर्जरीज भी करते हैं, तो जी। पेशेंट का आउटकम पहले से ज़्यादा अच्छा है। सही और है। जिन पेशेंट की आपने बात की कि वो मुसलसल बैक पेन का ही शिकार रहते हैं, सर्जरी कर दी फिर भी मसला है। ठीक है डॉक्टर साहब, इस बात को कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम एक छोटा सा ब्रेक है। मीना वाला प्रोग्राम के शोडू के शान दे दमा इंशाल्लाह दमीना बाद रजू दसरा गपशप लगो जी। वेलकम बैक यूजल बे तसद खपल ख्वाखी प्रोग्राम दरूद रुमल के तसद हर कले वायम माशाल्लाह प्रोग्राम बडेर मज़ो मज़ो रवान दे लाइव फ्रॉम दुबई सेंटर ना। और माशाल्लाह ढेर खम मालूमात डॉक्टर साहब जमून सरा नास थे डॉक्टर नुमान शकील पाकिस्तान कराची सरा ताल्लुक दे और टोटल योलस का एक्सपीरियंस दी पूरा दी फील्ड के न्यूरो सर्जरी के और देना अलावा MBBS कराची ना कड़े दे और FCPS न्यूरो सर्जरी के लाहौर ना कड़े और माशाल्लाह ढेर काबिल डॉक्टर और ढेर खैस्ती खबरें शुरू दी। और उम्मीद करूँ तसो वो दो दे प्रोग्राम पर थ्रू तसो वो फ़ायदा वो खली मतलब ज़्यादा जमून पख्ताना दी और पाकिस्तान दी का ना दा कुछ लाइफ स्टाइल दे अडेर यो मुश्किल दी मतलब जानता है मुश्किल जो कड़े दे नो इंशाल्लाह तसो वो प्रोग्राम के नूरम तसो सर वो इंशाल्लाह मालूमात वो शेयर करूँ। डॉक्टर से जमून सराना से डॉक्टर नुमान शकील। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे बैक पेन की ऑपरेशन की मतलब ज़्यादातर जो कह रहे थे कि ऑपरेशन जिसका हो जाता है तो मतलब 50% या 20% चांसेस मतलब होते हैं या नहीं होते, ये हम कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये मेडिसिन से ही उसको रिकवर कर सकते हैं। ये बात दुरुस्त है? एक बार चलें, सबसे पहले आपकी चाय का बहुत शुक्रिया। थैंक यू दुबई वेरी मच। में बहुत जगह चाय पी, कड़क चाय और इधर अच्छा, उधर, लेकिन इसमें एक एक स्वाद है, मज़ा है ना, खासकर अलग ही टेस्ट है। शायद आपकी अपनायत और मोहब्बत का है मोहब्बत ये। है। तो खैबर मिडिल ईस्ट की तरफ से थैंक यू खैबर यू मिडिल ईस्ट का। वेलकम, मोस्ट वेलकम। अच्छा, और बैक पेन का ये है कि आफ्टर सर्जरी, जो कि आम पॉपुलेशन में कॉन्सेप्ट है कि जी 50% मरीज़ जो हैं वो सर्जरी के बाद भी ठीक नहीं होते नहीं और होते। वो उनकी लाइफ जो है वो एक क्रिपलिंग रहती है, एक अपाहंज किस्म की ज़िंदगी रहती है। करेक्ट। ऐसा नहीं है। ये एक 20 इयर्स बैक अगर बात की जाए तो शायद इतना उस वक्त भी इतना फेलियर रेट तो नहीं था। करेक्ट। सर्जरी के अंदर 10% पीपल्स ऐसे होते हैं, 10% पेशेंट ऐसे होते हैं जो हमारे जो एक्सपेक्टेडली इम्प्रूव नहीं कर पाते। ओके। 80% पेशेंट बहुत अच्छे इंप्रूव होते हैं, उनकी लाइफ बिल्कुल बैक हो जाती है, उनका पेन कंट्रोल में आ जाता है, नॉर्मल लाइफ वो रिज्यूम करते हैं और सब काम वो कर सकते हैं। जो 20% पेशेंट और लेस दैन 20% पेशेंट हैं उनमें पेन जारी रहता है। उसकी मुख्तलिफ वजूहत होती हैं। एक तो उनके जो एनाटमिकल फैक्टर हैं, जो बॉडी के मुख्तलिफ हिस्से हैं, ओके। उसकी वजह है। दूसरी वजह है कि नर्व डैमेज कभी कभी इतना ज़्यादा हो चुका होता है कि हम सर्जरी कर भी देते हैं तो वो फुली रिकवर नहीं कर पाती। तो जितना ज़्यादा डैमेज इनिशियली हो जाता है वो आफ्टर सर्जरी फुली रिकवर नहीं कर पाते। थर्ड केस है मैकेनिकल फैक्टर्स के, बैक के छोटे छोटे जॉइंट्स हैं वो अगर फिर भी मूव कर रहे हैं तो पेशेंट को मुसलसल दर्दें रहती हैं। फिफ्थ फैक्टर ये है कि अनफॉर्चुनेटली कुछ पेशेंट ड्यूरिंग सर्जरी कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, उनकी नर्व आसाब पे मुतासिर हो सकता है, कट लग सकता है, ओके। तो उसकी वजह से भी उनके थोड़े बहुत असरात बाकी रहते हैं।
ठीक है डॉक्टर साहब, एक दूसरी चीज़ फॉर एग्जांपल अभी आप लोगों ने बात की मतलब नेक सर्जरी, बैक सर्जरी, अभी हम बात करेंगे ब्रेन सर्जरी की। ज़्यादातर मैंने देखा है कि ज़्यादातर ये ब्रेन सर्जरी भी होती है जिसमें ट्यूमर बहुत ही सरे फहरिस्त है, ज़्यादातर ये लोग होता है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, मतलब ये रीज़न क्या है कि ट्यूमर बनता है ब्रेन में और उसके बाद फिर इतना मतलब वो डेंजर हो जाता है कि उसको निकालना पड़ता है, और जब निकालना चाहे तो फिर वो बॉडी का कोई ना कोई हिस्सा मुतासिर करता है, या तो आपको पैरालाइज कर सकता है जिसको हम अपनी आम जबान में कहते हैं, फालिज कहते फालिज हैं। कह सकते हैं, शल कह सकते हैं ऐसे। हाँ, तो दिमाग एक मेन कंट्रोल सेंटर है पूरी बॉडी का। सही है। दिमाग के छोटे छोटे हिस्से एक बड़ा काम कर रहे हैं, और उस छोटी सी जगह के अंदर अगर कोई एक ख़राबी पैदा हो रही है तो उस ख़राबी के असरात बाहर से नज़र आते हैं, जिसको आप फालिज की सूरत में बता नज़र आ रहा होता है आपको। राइट। ट्यूमर क्यों बनते हैं, उसकी उसकी वजूहात क्या हैं, इसके ऊपर रिसर्च अभी भी चल रही है। कुछ फैक्टर नोन हैं, कुछ ट्यूमर्स ऐसे हैं जिनके अंदर जीनियाती तौर पे पेरेंट्स की तरफ से जो जीन्स हमें मिल रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, वो फैमिलियल ग्रुप्स हैं। कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो हमारी जब पैदाइश से पहले माँ के जिस्म के अंदर हमारी डेवलपमेंट हो रही होती है, उस वक्त थोड़ी बहुत एबनॉर्मेलिटी एक छोटी से पॉइंट पर रह जाती है, जो आफ्टर बर्थ 20 ईयर्स 30 ईयर्स के बाद ज़ाहिर होती जाहिर होती है। ठीक है, वो एक अलग ग्रुप है ट्यूमर्स का। तीसरा ग्रुप जो कि डेंजरस है, जो कि दिमाग के ऐसे ट्यूमर्स हैं जिनकी जिनकी क्योरेबिलिटी अभी तक नहीं हो सकी, जिसको दिमाग के लास्ट स्टेज के ट्यूमर कहते हैं, और वो आफ्टर 30 इयर्स भी किसी मरीज़ में ज़ाहिर हो जाहिर सकते हैं। ऐसे ट्यूमर, इनकी वजूहात अभी तक नहीं जान सकी साइंस, रिसर्च Okay. अभी तक चल रही है। तो किसी फैक्टर को ब्लेम हम नहीं कर सकते कि डाइटरी फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, या जॉब रिलेटेड, या जेनेटिकल, ऐसे फैक्टर अभी तक नहीं डिस्कवर हो सके उन उन ट्यूमर्स के अंदर। ओके। तो ट्यूमर बनने की वजूहात बहुत सारी मुख्तलिफ हैं, लेकिन अभी भी कोई एक पिन पॉइंट चीज़ नहीं बताई जा सकी कि इन फैक्टर्स को कंट्रोल कर ले तो ब्रेन ट्यूमर से निजात मिल सकती है। लेकिन बहरहाल जब ब्रेन ट्यूमर्स दिमाग में बनने लगते हैं एक छोटी सी जगह में, तो जिस दिमाग के हिस्से में बन रहे हैं उसी लिहाज से अलामात वो देते हैं। कुछ लोगों को वो अलामात मिलती हैं उनकी जिस्म के किसी एक हिस्से के अंदर ताकत में या एहसास में कमी होने की वजह से। करेक्ट। तो दिमाग का वो हिस्सा जो एहसास और ताकत को कंट्रोल कर रहा है, वहाँ पर वो ट्यूमर बन रहा है। कुछ लोगों को नज़र की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, तो वो दिमाग का हिस्सा जो कि नज़र को कंट्रोल कर रहा है, वहाँ पर अगर ट्यूमर बनने लगता है तो वो उस लिहाज से अलामात आती हैं। एक्सक्यूज मी। ओके, और ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने अभी ट्यूमर की बात की, तो अगर इसको फॉर एग्जांपल ज़्यादातर ऑपरेशन से निकाला जाता है या ज़्यादातर मेडिसिन दे के ख़त्म किया जा सकता है, तो ज़्यादातर ये भी मैंने देखा है कि ड्यूरिंग ऑपरेशन ज़्यादातर किसकी या तो देखने की नज़र चली जाती है, बोलने की जो सलाहियत है वो ख़त्म हो जाती है, या आपका पूरा जो हिस्सा है वो डैमेज हो जाता है, मतलब वो पैरालाइज हो जाता है, फालिज उसको लग जाती है, स्ट्रोक भी हो सकता है, मुख्तलिफ वजह हो सकती है। तो रीज़न यही हो सकता है मतलब ड्यूरिंग ऑपरेशन कुछ भी मतलब ऑपरेशन के दौरान। इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसको समझने के लिए दिमाग की एनाटमी और दिमाग किस तरह नज़र आता है उसको जानना ज़रूरी है कि हम दिमाग में कहाँ जाकर उस ट्यूमर को निकाल रहे हैं। अगर ट्यूमर दिमाग के ऊपरी सतह पे मौजूद है तो फिर हमें ज़्यादा दिमाग को डैमेज करके अंदर जाना नहीं होता, और ऊपरी सतह से जो ट्यूमर निकलते हैं उनकी रिकवरी बेहतर होती है। Correct. अगर ट्यूमर मौजूद है दिमाग के अंदर, ज़्यादा डेप्थ के अंदर मौजूद है, तो इतनी गहराई में दिमाग को हम डैमेज करके अगर पहुंच रहे हैं तो वो डैमेज होने की वजह से भी थोड़ा बहुत कोलैटरल डैमेज होता है, प्लस उस ट्यूमर ने ऑलरेडी न्यूरोनल कनेक्शंस को डिस्ट्रॉय किया हुआ है अपने सराउंडिंग में। करेक्ट। तो जब हम उसको निकालेंगे तो वो न्यूरोनल कनेक्शन जो कि डैमेज हो चुके हैं ऑलरेडी, वो बरकरार रहेगी वो डैमेज, क्योंकि दिमाग के अंदर जो सेल्स अल्लाह ताला ने दिए हैं उन सेल्स में रीजनरेटिव पोटेंशियल नहीं है न्यूरॉन्स के अंदर। ओके। वो एक बार अगर डेड हो जाएं, डैमेज हो जाएं, तो वो रिकवर नहीं करते। ओके। तो ये जो कमी मरीज़ के अंदर ऑपरेशन के बाद बाकी रहती है, ये डिपेंड करता है कि ट्यूमर किस लोकेशन पे मौजूद है। सब मरीज़ों में ऐसा नहीं होता, बहुत से पेशेंट रिकवर करते हैं, बेहतर होते हैं, क्योंकि अक्सर ट्यूमर अगर दिमाग की सतह के ऊपर मौजूद है, सरफेस पे मौजूद है, या दिमाग के ऐसे एरिया में मौजूद है जहाँ तक हम बगैर डैमेज किए ब्रेन को पहुँचते हैं और निकाल देते हैं, तो पेशेंट की बीनाई भी बेहतर होती है। करेक्ट। जैसे पिट्यूटरी के यहाँ पर सेंटर के अंदर हमारे पास एक ग्लैंड है, अल्लाह ताला ने रखा है पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके। उसमें ट्यूमर अगर बन जाते हैं तो उसकी सर्जरी अगर की जाए, नोज़ के थ्रू सर्जरी करने के लिए रास्ता मौजूद है। करेक्ट। उसका असर विजन पे पड़ता है, उसको ट्यूमर एक्सरसाइज कर दें, पेशेंट की विजन बेहतर हो जाती है। थोड़े बहुत हार्मोनल चेंजेस जो उसमें आती हैं उसके लिए टैबलेट्स मौजूद हैं,
वो टैबलेट्स पे उसकी लाइफ नॉर्मल रहती है। और मेडिसिन असरअंदाज है, मतलब असर करती हैं ये? कुछ ट्यूमर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर मेडिसिन लकीली, लेकिन ये ट्यूमर लेस देन 5% ब्रेन ट्यूमर्स हैं जिनके अंदर मेडिसिन का कोई रोल है। ओके। बाकी ट्यूमर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर मेडिसिन का ऐसा इतना रोल नहीं है, तो सर्जिकल एक्सीजन ही करनी पड़ती है। ओके, और ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक दूसरी बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक पेशेंट थे हमारे रिलेटिव्स में, उनको कैसा था, उनको ब्रेन में मतलब पानी भर गया था, मतलब ब्रेन में। तो मतलब वो ड्यूरिंग, मतलब जब आप किसी से वो बात करते थे, वो बात के दौरान वो गिर जाते, बेहोश हो जाते। तो ये रीज़न क्या हो सकता है, मतलब ये दिमाग में पानी भर जाना? दिमाग में पानियों का सिस्टम, ये एक अच्छा टॉपिक आपने छेड़ा, काफ़ी ब्रॉड है और कॉम्प्लेक्स है। बच्चों के अंदर इसकी अलग वजूहात हैं, ओल्ड एज के अंदर इसकी अलग वजूहात हैं कि दिमाग में जो पानियों का सिस्टम है उसके अंदर डायनामिक प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। अल्लाह ताला ने दिमाग के अंदर एक नेचुरल सर्कुलेशन रखी है, जो वाटर सिस्टम बनाया हुआ है CSF, वो सर्कुलेट कर रहा है। और वो हमारी हराम मगज़ के दरमियान उसके अराउंड भी घूम रहा है। और वो नेचुरली ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, फ्लूइड प्रोड्यूस होता है, फ्लूइड एब्जॉर्ब होता है। बहुत सारी मुख्तलिफ वजूहत की वजह से उसकी इस सर्कुलेशन में कहीं रुकावट आ जाती है। कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं जो उसमें रुकावट डालते हैं कि पानियों का सिस्टम में ब्लॉकेज आ जाती है, पानी बढ़ जाता है, तो फिर उसको डील करना ज़रूरी है। या तो ट्यूमर एक्सरसाइज करें या वाटर सिस्टम को बाईपास कर दें, क्योंकि ब्रेन अंडर प्रेशर है। अंडर प्रेशर ब्रेन नॉर्मल काम नहीं कर सकेगा। इनिशियली मरीज़ जो है वो अपने आप को हैवी फील करेगा, फोकस नहीं कर सकेगा, उसको चलने फिरने में दिक्कत आएगी। अगर ज़्यादा देर तक रहे तो उसकी बीनाई मुतासिर होने लगती है, और अगर ज़्यादा देर तक उसको छोड़ दिया जाए तो फिर उसके होश ख़राब होने लगते हैं, और वो मरीज़ के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। बच्चों में उसकी वजूहत मुख्तलिफ होती हैं। इन्फेक्शन भी है उसकी वजह में, एक जैसे एक ट्यूमर मैंने बताया, इन्फेक्शंस होते हैं। कुछ लोगों को एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जिनमें ब्रेन डैमेजेस होते हैं। ब्रेन हेमरेजेस ऐसे होते हैं जिनके पानियों के सिस्टम के अंदर मिल जाते हैं और पानी के सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी मुख्तलिफ वजूहत हैं। देखना पड़ता है कि क्या वजह है पेशेंट की, ट्यूमर, इन्फेक्शन, ब्रेन हेमरेजेस या कंजेनिटल प्रॉब्लम्स, तो उसी लिहाज से फिर उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। और डॉक्टर साहब, अगर जो ट्रीटमेंट है इसमें ज़्यादातर पानी जो निकाला जाता है ब्रेन से, तो इसके लिए मुझे मतलब जितना मेरा नॉलेज है कि शंट डाला जाता है और पाइप के ज़रिए फिर वो पेट पे वो सारा पानी उधर ही स्टोर होता है। ये कहाँ तक ठीक है? ये दिमाग के जो पानियों का सिस्टम है जी, उसको बाईपास करने का एक एक्सटर्नल तरीका है, जिसमें हम दिमाग का पानी जो कि नेचुरली सर्कुलेट नहीं कर पा रहा है और वो बने जा रहा है मुसलसल, और दिमाग अंडर प्रेशर में है, तो उसको बाईपास करना है। तो ये एक्सटर्नल बाईपास है कि दिमाग से निकाल के वो पेट के अंदर मौजूद एक पेट में नॉर्मल कैविटी जो आंतों से बाहर है, आंतों के अंदर नहीं है। आंतों के अंदर तो ग़िज़ा अपनी नेचुरल मूव कर रही है। आंतों के बाहर जो कैविटी है थोड़ी सी, वहाँ पर ट्यूब के ज़रिए वो पानी को छोड़ दिया जाता है और वहाँ पे वो वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है खून के अंदर, और दिमाग के अंदर प्रेशर फिर नॉर्मल आ जाते हैं और मरीज़ ठीक हो जाता है। तो ये वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट कहलाते हैं। तो एक्सटर्नल डाइवर्जन है। कुछ मरीज़ जो सूटेबल कैंडिडेट होते हैं उनमें इंटरनल डाइवर्जन भी कर सकते हैं, अंदर ही अंदर पानियों के सिस्टम को बाईपास कर देते हैं। एक वाटर सिस्टम को दूसरे वाटर सिस्टम से कनेक्ट कर देते हैं बगैर किसी ट्यूब के, और वो पेशेंट के ब्रेन का प्रेशर फिर बाद में नॉर्मल हो जाता है। करेक्ट। और एक दूसरी बात डॉक्टर साहब, ट्यूब की जब आपने बात की, तो इसमें बाज़ पेशेंट होते हैं जिनकी हाइट या शॉर्ट होती है या टॉल वगैरह टॉल होते हैं, तो अगर वो ज़रा सी मूवमेंट करते हैं तो अगर वो ट्यूब फट जाती है तो फिर उसके लिए दोबारा वो रिसर्जरी करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसे काफ़ी हुए हैं ऐसे। ये जो वीपी शंट की बात कर रहे हैं, जी, शंट जो डाले जाते हैं, अगर किसी को बचपन में डाला गया है तो वो इतनी लेंथ हम छोड़ देते हैं एब्डोमेन के अंदर कि जब बॉडी ग्रो करती है तो वो वाटर सिस्टम को एब्डोमेन के अंदर ही ड्रेन करना, वो वापस रिट्रैक्ट होके ऊपर ना आ जाए। लेकिन शंट इज़ मशीन, एक स्मॉल सा इंस्ट्रूमेंट है, कभी भी मेल फंक्शन हो सकता है। मेल फंक्शन होने के मुख्तलिफ रीज़न हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, मैकेनिकल फैक्टर हो सकते हैं। और तो अगर वो ब्लॉक हो जाए या ब्रेक हो जाए तो उसको फिर रिप्लेस कर सकते हैं। उसका कोई बहुत ज़्यादा डैमेजेस, फटता नहीं है वो, लेकिन ये कि मेल फंक्शन हो सकता है, वो काम करना छोड़ सकता है, तो मरीज़ को हम दोबारा ऑपरेशन करके दोबारा डाल देते हैं। ठीक है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बातें की हैं डॉक्टर साहब आपसे। आपके पास तो माशाल्लाह फुल मतलब मेडिकल फील्ड के मुताबिक फुल नॉलेज है। एक दूसरा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हमारे यहाँ सर्कुलेट करता रहता है कि ये ब्रेन हेमरेज होता क्या है, मतलब ऐसे क्या रीज़न हो जाता है कि कहते हैं कि फ़लाँ को ब्रेन हेमरेज हो गया, तो इसकी क्या रीज़न हो सकता है? ये बहुत इस एरिया में जो हम जहाँ हम काम कर रहे हैं, यहाँ पर यंग पॉपुलेशन के अंदर स्ट्रोक बहुत कॉमन है। इसको मैं हेमरेज नहीं बोल रहा, मैं स्ट्रोक बोलता हूँ एज अ जनरल के। यहाँ पे दो किस्म के
प्रॉब्लम्स हैं। एक में ब्रेन की जो खून की शरियान है जो कि खून को सप्लाई कर रही हैं दिमाग तक, ओके वो ब्लॉक हो जाती हैं। ओके उसकी वजह से दिमाग का एक हिस्सा खून नहीं मिल पाता और वो मुर्दा हालत की तरफ जाने लगता है। ये भी फालिज की सूरत में ज़ाहिर होता है। दूसरे मरीज़ हैं जिनके अंदर उसी शरियान के अंदर खून जा रहा है और किसी एक वीक पॉइंट पे वो बर्स्ट हो जाता है और दिमाग के अंदर खून एक बहुत प्रेशर के साथ दिमाग के टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करके उसकी जगह बन जाती है। ओके इस मरीज़ की प्रेजेंटेशन भी फालिज की तरह ही होती है। ये भी मरीज़ वीकनेस के साथ और थोड़ा बहुत गनूदगी और कोमा की कैफियत में हमारे पास आते हैं। तो स्ट्रोक दो किस्म के हैं, एक में खून की नस ब्लॉक हो गई और एक में खून की नस फट गई, ओके। हैं दोनों। तो हेमरेज एक फालिज जिसको हम ग्रुप कहते है हैं, फालिज का, फालिज का दूसरा ग्रुप है जिसमें खून की नस ब्लॉक हो गई ब्लॉक है। हो जाती है। ये दोनों ही कॉमन है यंग पॉपुलेशन में, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा नहीं है। वजह क्या है? वही बातें जो हमने डिस्कस की थी, हेल्थ लाइफ स्टाइल। एक स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल और उसको स्ट्रेस को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं हम लोग। इनबैलेंस डाइट, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल्स और नेग्लेक्ट ऑफ फिज़िकल हेल्थ। हम अपनी हेल्थ को कभी तवज्जो नहीं दे रहे। आप अपनी कार की मेंटेनेंस पे तो तवज्जो देते तवज्जो हैं, दे रहे। लेकिन आप अपनी ब्लड टेस्ट और अपने टेस्ट पे तवज्जो नहीं देते कि आपकी बॉडी के अंदर कौन सी चीज़ कम है, कौन सी चीज़ ज़्यादा है, उसको करेक्ट। टाइमली कंट्रोल करना है। इस पे तवज्जो नहीं है हमारी। मेरा ब्लड प्रेशर आखिरी बार मैंने कब चेक किया था मुझे पता ही नहीं, कि शायद 2 साल पहले या 5 साल पहले किया हो। करेक्ट। हाँ ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है। आपको नहीं पता लगता है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है आपके अंदर, ओके। लेकिन आप उसको तवज्जो नहीं दे रहे। आप एक फ़्लो में जिए जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आता है कि वो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जिस्म में खून की नसें स्ट्रेस की वजह से, मुसलसल स्ट्रेस की वजह से कमज़ोर हो जाती हैं और वो सिर्फ ब्रेन ही नहीं बल्कि बॉडी के और दूसरे ऑर्गन्स को भी डैमेज कर चुका है ऑलरेडी। करेक्ट। हाँ तो यंग पॉपुलेशन हमारी जो कि काम ही काम में लगी हुई है और अपनी आप बॉडी को तवज्जो नहीं दे रहे, अपने टेस्ट नहीं करवाते, कभी ब्लड प्रेशर चेक नहीं करवाते, और अगर कंट्रोल नहीं करेंगे उसको तो फिर एक दिन इसी नतीजा यही निकलता है कि अचानक से ब्रेन हैमरेज हो जाते हैं। तो फैक्टर्स जो आपने पूछा क्या थे, जी। वो वही फैक्टर्स हैं जो हमने डिस्कस किए, ठीक है। और अब एक बार अगर हैमरेज हो जाए तो फिर मरीज़ की कितने एरिया के अंदर हैमरेज या स्ट्रोक, कितने टाइम में वो मेडिकल फैसिलिटी तक पहुंच रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। हाँ मतलब रिकवर होने के चांसेस हैं डॉक्टर साहब? जी, रिकवर करने के बहुत ओके। अच्छे चांसेस होते हैं। ऑल्सो डिपेंड करता है कि दिमाग का कितना एरिया मुतासिर हुआ है। ओके। तो रिकवर होने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं कि मरीज़ अगर जल्दी पहुंच जाए मेडिकल फैसिलिटी में। ठीक है। माशाल्लाह बहुत ही मतलब इंफॉर्मेशन है ये हमारे व्यूअर्स के लिए। और जमुंग कुछ मीनावाल दी तो संगे पता दे संगे डॉक्टर से माशाल्लाह डेरे खस्ते खबरी वकड़े और डेर इंफॉर्मेशन तसो तब मिलाव शुई दे प्रोग्राम बथरू। और जमुंग कोशिश दावी हर यो प्रोग्राम के दरूद और मल के कोशिश दावी चे हर यो के मतलब डॉक्टर राशि वो तमु बलना वेर को और तसो सर खपल इंफॉर्मेशन नॉलेज भी शेयर की और विलेज जमुंग कुछ लाइफ स्टाइल संगे डॉक्टर नुमान शकील खबर होगा जमुंग लाइफ स्टाइल डेर बदल दे। मतलब मुँह खुराक दूरा कॉन्सनट्रेट भी मतलब खुराक मुँह हेल्दी खूना मुँह तो जिकुम प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स दा मिलवीगी आप मतलब यो लिमिट ना ज़्यादा इस्तेमाली या कमी की नो दे वजह ना बस जो उम्मीद कम चे इंशाल्लाह दे प्रोग्राम ना बतसो खस्ती हुई मालूमात बखस्ती हुई नो मुबो पुख्तना कहूँ डॉक्टर नुमान शकील ना यूज़ अलबे चे डॉक्टर साहब माशाल्लाह आपने तो आज बहुत ही नॉलेज इंफॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जिस तरह आपने इंफॉर्मेशन दी इससे व्यूवर्स को कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप व्यूवर्स को या कुछ? तमाम डिस्कशन जो अभी हमारी हुई है उसके अंदर बस मैसेज यही है कि हमें अपने ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए जी। कि हम एक बिज़नेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, अपनी फैमिली को फीड कर रहे हैं, उस दौरान अपने लिए क्या कर रहे हैं, अपने ऊपर मैं कितनी तवज्जो दे रहा हूँ, दिन का कितना पोर्शन ऐसा है जो मैंने अपने आप को दिया, कितनी मैंने वॉक की, अपनी डाइट का कितना ख्याल रखा। तो ये बस अगर आप कंसिडर करना शुरू कर दें तो आप अपने आप को एक अच्छे लाइफ स्टाइल की तरफ ले जाएंगे और इन द लॉन्ग ईयर आप प्रॉब्लम से दूर रहेंगे। सिर्फ उसमें बैक पेन नहीं है, नेक पेन नहीं है, बाकी तमाम बॉडी के ऑर्गन्स हैं जिनका ख्याल आप करेंगे तो फिर वो आपको रिजल्ट देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आप आए, हम अपना कीमती वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में आपने शिरकत की, तो थैंक यू वेरी मच अपना कीमती वक्त निकालने के लिए।
مینوالو دا و زمونږ خپرونه درود درمل. امید کوم چې دا تاسو به ډېر معلومات دې نه مو اخیستي. ډاکټر نعمان شکیل زمونږ سره و، نیورو سرجري سپیشلیسټ دی او ماشاءالله ډېرې ښایستې خبرې وکړې او همدا اخري کې همدا خبره وکړه چې خپل لایف سټایل کوشش کوئ چې بدل کړئ، سمپل خوراک خورئ، فروټ خورئ، سبزیانې خورئ اور دا جنک فوډ نه ځان ساتئ، فاسټ فوډ نه ځان ساتئ اور ان شاء الله تاسو به ژوند نورم ښایسته شي. نو خپل قربا مسعود خان اینڈ ما سره کوم چې ملما او ډاکټر نعمان شکیل دا اجازت راکړي. ان شاء الله بلې هفتې یو همدې خپرونه سره به تاسو په درنه خدمت کې به حاضرېږو. خپل قربا مسعود خان ته اوید ما پورا ټیکنیکل سټاف سره اجازت راکړي. ټیک کیر، الله حافظ، ما سلام، الله نگهبان، د لوی الله پامان.